अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सेबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सेबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत और चांद का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। उफक पर जिस तरह चांद और सितारे जगमगाते हैं, इसी तरह पाकिस्तानी सियासत में सियासतदान भी जगमगाते हैं। अगर आप चांद की बात करें तो पहली तारीख का चांद, पतला और बारीक मासूम सा चांद, जिसे देखने के लिए रमज़ान और ईद तक का इंतज़ार करना पड़ता है, वो हमें मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब की याद दिलाता है, क्योंकि वो भी हमें कभी कभी नज़र आते हैं चांद की तरह, और फिर अगले 10 महीनों में वो गायब रहते हैं और हमें उनका इंतज़ार करना पड़ता है। अगर हम बात करें चांद के बढ़ने की, तो बढ़ते बढ़ते वो चांद जब 14वीं का चांद बनता है तो उस पर शायर अपनी गज़लें लिखते हैं, उसके गिर्द गिर्द चकोर मंडलाते हैं, उसके गिर्द सितारे अपना झुरमुट कर लेते हैं और उसकी चांदनी से पूरा उफक रोशन हो जाता है। उस चांद को फिर हम इमरान खान कहते हैं। जब ये चांद आगे बढ़ता है, इसकी उम्र बढ़ती है और ये बादलों में गुम हो जाता है, और जब गुम होकर निकलता है तो कभी कभी इसे एक ग्रहण लग जाता है। इस ग्रहण को हम नाअहली, नाअहल या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं। ये चांद आगे बढ़ता है, मजीद आगे बढ़ता है, और ये ब्लड मून की तरफ, खूनी चांद की तरफ जाता है, जिसे हम बानिए मुत्तहिदा भी कह सकते हैं। चांद के सफ़र में बहुत सारे सितारे चांद को मिलते हैं और चांद को छोड़ते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की सियासत में भी नाजरीन आजकल यही हो रहा है कि इमरान खान साहब, जिनके सितारे अरूज पर हैं और वो 14वीं के चांद की तरह चमक रहे हैं, उनके गिर सितारे उनकी झोली में, उनकी सियासत की झोली में गिरते जा रहे हैं। इन सितारों में वो इलेक्टेबल लोग शामिल हैं ज़्यादातर, जो कि अपने इलाके में पुलिस माफिया, पटवारी और अपने इलाके की सल्तनत पर अपना कब्जा रखना चाहते हैं। ये इलेक्टेबल अपने बाद अपने बच्चों को भी इलेक्टेबल बनाना चाहते हैं। इन लोगों की सियासत इस तरह की होती है कि बड़े से बड़ा सियासतदान इनके घर आ जाता है इनकी वोट लेने के लिए। जैसा कि अभी जनूबी पंजाब में हमने देखा कि 6 MNA और 15 MPAs ने कैसे तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। हम लोग इस सब तमाम टॉपिक पे, पाकिस्तानी सियासत पे, पीपल्स पार्टी और MKM की टूट फूट पे, मियाँ साहब की सज़ा और उनके जेल जाने पर, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं। आज के मेहमान जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब से। मेरे साथ रहें, एक मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, क्या हम मियाँ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को सज़ा होती हुई देख रहे हैं? इनका मुस्तकबिल आपके ख्याल में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का सियासी मुस्तकबिल मुझे तो तारीख नज़र आता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन लोगों ने बहुत जालसाजियाँ की हैं, इन्होंने झूठ बोले हैं, और सवाए अपनी ज़ात के इन्होंने और किसी चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी। ख़ानदान के बारे में सोचा है, उनको फ़ायदा पहुँचाया है, चेले चांटे साथ हैं। आवाम के लिए मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कुछ किया है। इन हालात में ये आवाम के सामने जाके अपने आप को मज़लूम पेश करके तो ये चाहते हैं कि उससे इनकी पजीराई हो, लेकिन उन चीज़ों का अदालत के फ़ैसलों से कोई ताल्लुक़ नहीं। अदालत फ़ैसले करती है कानून की रूह से, और कानून की शक्ल में इनकी सज़ा मुझे लाजमी नज़र आती है। और एक दफ़ा ये सज़ा याफ्ता हो गए तो फिर बड़ा मुश्किल है कि ये अदालती प्रोसेस के बगैर दोबारा कहीं सियासी कैरियर की तरफ आ सकें। जनरल साहब, 2018 के इंतखाबात में आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून अक्सरियत ले लेगी और दोबारा हुकूमत में आ जाएगी? देखिए, 2018 के इलेक्शन जो हैं, इनमें मुझे यूँ लगता है कि मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ मुख्तलिफ़ जगहों से सीटें हासिल करेंगी और किसी भी पार्टी को बहुत वाज़ेह मेजॉरिटी हासिल नहीं होगी। उसमें मुस्लिम लीग भी है। मुस्लिम लीग के जलसे जो आजकल आपको नज़र आते हैं, उनमें बहुत सारा एक हाथ हुकूमत का भी है। आज हुकूमत उनकी है, और कल जब ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो शायद ये इतने बड़े जलसे न कर सकें। दूसरी तरफ ये भी ज़रूरी है हमें समझना कि हमारे आवाम में इतनी सूझबूझ, इतना शऊर नहीं है कि वो कानूनी मामलात को अपनी असल शक्ल में देख सकें और समझ सकें। वो बेचारे उन्हीं नारों पे, उन्हीं नैरेटिव के ऊपर सोचते हैं जो उनके कानों में डाले जाते हैं, और वो आप देख लीजिए कि यकतरफ़ा जो मियाँ नवाज शरीफ बात करते हैं वो सुनी जाती है। उसका तोड़ करने के लिए उन्हीं इलाकों में उन्हीं लोगों के साथ जाके किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी ने बात नहीं की और ये कोशिश नहीं की कि वो नैरेटिव
वो झूठ पे अपनी बात जो मियाँ नवाज शरीफ और उनकी बेटी सुनाती है उसको उनके जहनों से ज़ायल किया जाए। वो वहीं पे कायम रहता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी और जगह जाके जलसे करती हैं। नतीजा ये कि ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि नून लीग भी काफ़ी सारी सीटें ले लेगी, लेकिन ये कहना कि नून लीग पहले की तरह मेजॉरिटी हासिल कर लेगी वो नहीं होगा। खान साहब ने लाहौर में जलसा किया, अपने 11 नुकात पेश किए, उसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, जहाँ तक जलसे का ताल्लुक़ है वो एक बड़ा जलसा था, मुनज़्ज़म जलसा था, बहुत बड़ी अटेंडेंस थी। मैं तादाद का तो ये नहीं कह सकता, लेकिन मुझे हर तरफ पंडाल भरे हुए नज़र आ रहे थे और लोगों में जोश खरोश भी बड़ा था। तो उससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो नज़र आती है कि बड़ी हद तक है, लेकिन क्या वो वाकई उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्टोरल विक्ट्री में, ये कहना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने जब पहला धरना किया था तो उनका स्लोगन था कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा एक इलेक्शन कमीशन बनाया जाए जो बड़ा ख़ुद मुख्तार हो और धांधली के तमाम चांसेस ख़त्म हो जाएं। लेकिन देखने में ये आया कि बाद में उन्होंने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो नहीं दी। नतीजा ये कि यही पार्टियां कल को इलेक्शंस के बाद फिर रोती धोती नज़र आएंगी कि धांधली हो गई, फ़लाँ जगह रिगिंग हुई, फ़लाँ जगह ये हुआ और उसका नुकसान हमें हुआ। ये मसला आएगा। एक ये चीज़ है जिसकी वजह से हो सकता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज सफ़र करें और बाज़ पार्टियां जो को महारत रखती हैं रिगिंग में वो दोबारा फिर अपने सीटें लेके, ज़्यादा सीटें लेके सामने आ जाएं। जहाँ तक 11 नुकात का ताल्लुक़ है वो एक अच्छा एजेंडा है, अच्छे बात की, लेकिन इसमें कुछ अहम चीज़ें रह भी गई हैं। ये इनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए, जो हमारे अपने हालात के मुताबिक हैं। उसमें फ़ॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं। एक चीज़ इसी 12 पॉइंट से 11 पॉइंट जो उसने दिए उससे रिलेटेड ये है कि पिछले इलेक्शन से पहले भी कुछ पॉइंट्स दिए थे, कुछ नुकात दिए गए थे कि हम इस पे अमल करेंगे। उसका जायज़ा बड़ा ज़रूरी था कि इमरान खान उनका जायज़ा लेते, किस हद तक उन्होंने उस पर अमल किया, किन पॉइंट्स पे अमल नहीं हो सका और उसकी क्या वजूहात थी। मेरा ख़्याल है उनको अपने वोटर्स के सामने ये चीज़ रखनी चाहिए थी, अपने माजी का या पिछली परफॉर्मेंस का एक तजिया देना चाहिए था कि मैंने ये वादे किए थे, ये मैंने पूरे कर दिए और ये वादे पूरे नहीं हुए, उसकी वजूहात ये हैं और अब मैं जो वादे कर रहा हूँ उसके लिए मेरे पास ये प्लान है। तो यहाँ आके 11 पॉइंट्स जो हैं वो 11 के कल को 13 हो जाएं या 14 हो जाएं, वो उसमें कोई मज़ायका नहीं। लेकिन अगर लोग कल को क्वेश्चन करें कि जी आपके पिछले वादे पूरे नहीं हुए तो आइंदा वाले वादों पे हम क्यों यकीन करें, तो उनके लिए मुश्किल होगी। लिहाजा ये एक कंबाइंड पिक्चर उनको देनी चाहिए। एक बड़ी अक्सरियत का ख्याल है जनरल साहब कि इमरान खान साहब अगले वज़ीर-ए-आज़म होंगे, आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं पूरे यकीन से ये नहीं कह सकता कि अगले इलेक्शन के बाद इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जैसे रूरल एरियाज़ हैं, पंजाब के हैं, सिंध के हैं या केपी के हैं, ये बहुत दूर तक उन रूरल एरियाज़ में अपनी अपील लेके नहीं गए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी जैसे केपी के में मंजूर पश्तीन वाली एक मुहिम वहाँ पे निकल आई, जबकि हुकूमत इनकी अपनी है। क्यों वो वहाँ पे ये शोशा ये इस तरह का एक फितना उठा जो कि आज दुनिया क्वेश्चन कर रही है और वो सिर्फ़ और सिर्फ एथनिक बुनियादों पे यानी पश्तून के नाम पे वो उसको फैलाया जा रहा है जो हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं है और इन्होंने वहाँ पे बैठ के कुछ नहीं किया। सो मुझे यूँ लगता है कि इनको भी चारों सूबों में या मेजॉरिटी सूबों में इनको वो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी जिससे कि ये हुकूमत में आके वज़ीर-ए-आज़म बन सकें। इनको कोलिशन गवर्नमेंट हो सकता है बनानी पड़े और जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो एक तो वो बहुत मजबूत गवर्नमेंट नहीं होती, दूसरा ये है कि उसमें फिर आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। हो सकता है कि कोलिशन में जाने के लिए इनको वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा किसी और को देना पड़ जाए। तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आज सूरत हाल बहुत वाज़ेह नहीं है और लगता यही है कि किसी भी पार्टी को बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी नहीं हासिल होगी जिसकी बुनियाद पे वो आज दावा कर सके कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म होगा। जनरल साहब, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बना लेगी? उनकी पोजीशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, पीपल पार्टी की जो पोजीशन है वो सिंध में दुरुस्त है, ठीक है। उन्होंने हमेशा सिंधी के नाम पे भी वोट लिया है। उसके अलावा
आज भी वो बेनज़ीर के बेटे को खड़ा करके तो उस पर वो हमदर्दी समेटना चाहते हैं भुट्टो ख़ानदान की के नाम पे, या भुट्टो ख़ानदान के लिए जो वहाँ पे एक अच्छी हमदर्दी है, राय है, वो उस पर कैपिटलाइज़ करना चाहते हैं। फिर उनको चैलेंज होता था वहाँ पे सिंध में MQM का, आज MQM टूट फूट का शिकार है। सो कुछ PTI शायद वहाँ पे ले जाए सीटें, लेकिन MQM का कुछ हिस्सा जो है वो पीपल्स पार्टी को भी मिलेगा। तो उस लिहाज से सिंध में तो यूँ लगता है कि वो शायद महफूज हैं और वहाँ पे वो अपनी हुकूमत बना लेंगे। वहाँ पे ना मुस्लिम लीग का कोई इतना ज़ोर है और ना ही देहाती इलाकों में PTI का वो ज़ोर है। लेकिन बाकी जगहों पे मेरा ख़्याल है पीपल्स पार्टी की वो पजीराई नहीं होगी। उनको कुछ सीटें शायद KPK में मिल जाएं। पीपल्स पार्टी के लिए अगर फेडरल गवर्नमेंट बनानी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि पंजाब से उनको बहुत सीटें मिलें, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिली थी और उन्होंने पंजाब के बलबूते पे एक फेडरल गवर्नमेंट बनाई थी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में वो पजीराई हासिल नहीं है। पंजाब में उनकी लीडरशिप कमज़ोर है, पंजाब में लोग उनको छोड़ते जा रहे हैं, पंजाब में जो लीडर उनके आज जो उनके मामला चला रहे हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं हैं। लिहाजा पंजाब में जब उनको वो सीटें नहीं मिलेंगी तो फेडरेशन में वो नहीं आ सकेंगे, फेडरल गवर्नमेंट वो नहीं बना सकेंगे। नतीजतन ये फिर वही सिंध के अंदर कन्फाइन होके शायद रह जाएंगे। जना साहब, मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, अभी तक किसी हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई ख़ास काम नहीं किया। आपकी क्या राय है इस बारे? और फिर कोई वक्त था कि हमारे वज़ीर जो कि डील करते थे एक्सपेट्रियट्स को, वो बाहर जाके उनसे मिला करते थे, उनकी मुश्किलात पता करते थे, उनसे तजावीज़ लेके आते थे। अब वो सिलसिला तकरीबन मुनक़ता है, ये ऐसे नहीं किया जाता। मेरा ख़्याल है वो सिलसिला रिवाइव करना चाहिए और मुख्तलिफ़ ममालिक में जहाँ भी पाकिस्तानियों की तादाद ज़्यादा है वहाँ जाके उनसे राय लेनी चाहिए, उनकी मुश्किलात के हल निकालने चाहिए। इसको पूरा एक सिस्टम के तौर पे हमें चलाना चाहिए। और अगर हम ये ना भी कर सकें तो ये तो ज़रूर कर सकते हैं कि जहाँ भी जिस मुल्क में पाकिस्तानी हैं वहाँ पे उनके कुछ नुमाइंदे बना दिए जाएँ, कुछ उनकी अंजमन सी बना दी जाए जो उनके मुतालबात और उनकी मुश्किलात जो हैं वो हुकूमत के सामने पेश करती रहे। तो इसका एक निज़ाम, मरबूत किस्म का निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। जना साहब, लाइव विद सबी काज़मी शो फेसबुक और यूट्यूब पर आता है। आपके इस शो के बारे में और जो हमारा नया चैनल आ रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं तवक्को करता हूँ कि ये काज़मी साहब का जो वेब चैनल है ये उनको न सिर्फ तज्ज़िये सुनाया करेगा बल्कि यहाँ के हालात से इस तरह बाखबर करेगा कि उसके तमाम मुज़मरात और तमाम पहलू उन वाक़यात के जो अपने मुल्क में हो रहे हैं वो पाकिस्तानियों तक पहुँचेंगे, ताकि उनके दिल को और जहन को सुकून मिल सके कि उनके मुल्क में हालात जो हैं वो दुरुस्त हैं, ठीक हैं, या अगर नहीं तो उनकी तजावीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में पहुंचानी चाहिए अपने वेब चैनल के ज़रिए। अल्लाह ताला उनके इस चैनल को कामयाब करे, उनकी इस कोशिश को कामयाब करे, क्योंकि मैं इसमें बड़ी बेहतरी देखता हूँ। जो पाकिस्तानी अपने मुल्क से दूर रहते हैं, अपने वतन से दूर होते हैं, उनको अपने मुल्क के हालात की बहुत ज़्यादा ख़बर नहीं होती, वो उतने बाखबर नहीं होते, लेकिन उनके दिल यहाँ धड़कते हैं, वो परेशान होते हैं, फ़िक्रमंद होते हैं। जब भी कभी कोई वाक़या सुनते हैं, कोई ऐसी बात जो उनके कान में पड़ती है जिससे परेशानी लाहक होती है लेकिन तफसीलात उनको मालूम नहीं होती। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, आपने जनरल अमजद शुएब साहब की बातें सुनी। नाज़रीन, जून 2018 के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, जलसों की सियासत ज़ोर पकड़ती जाएगी। हम देख रहे हैं कि किस तरह मियाँ साहब ने 10 दिनों में 13 जलसे करके एक रिकॉर्ड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि हर जलसे में इतना ज़्यादा झूठ बोलें कि वो सच लगने लगे। मियाँ साहब के अंदर जो रऊनत और तकब्बुर हमें नज़र आता था उनकी हुकूमत के ज़माने में, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बेचारगी और मासूमियत में बदल रहा है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें किसी तरह जेल भिजवा कर सियासी शहीद बना दे। हमारी दुआ है कि ऐसा हरगिज़ ना हो। आने वाले वक्त में क्या होगा, इस सियासत किस तरह करवटें बदलेगी, ये तो 2018 के इलेक्शन ही बताएंगे। प्रोड्यूसर कुमैल हैदर के साथ सबी काज़मी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।